15 अगस्त 1947 बंटवारे के बाद का दर्द। एक लंबी दास्तां की शुरुआत आज करने जा रहा हूं, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद के वक्त की दर्द की दुख भरी दास्तां है। अगर इस कहानी के दर्द का जरा सा भी अंश आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। इस लंबी दास्तां का पहला अध्याय या पहला चैप्टर शुरू करते हैं। उसका शीर्षक रखा है बेबसी। मैं बालकिशन, उम्र 16 साल, बाप की उंगली पकड़े रोता हुआ चला जा रहा था। पीछे 4 छोटे भाई और 3 छोटी बहनें माँ के साथ और रोते हुए चली आ रही थी। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हम सब मुल्तान में रहा करते थे। बड़ी सी हवेली, चला चलाया बिजनेस सब छोड़कर आना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया था, भाई भाई को मार रहा था। जिनके साथ सारा बचपन बिताया वही आज दुश्मन हो गए थे। जो चचा जान हमारे सर पर हाथ फेरते हुए नहीं थकते थे, उन्हीं ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। ये सब एक बुरा सपना सा लग रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते हम सब हिंदुस्तान की सीमा पर आ पहुंचे। वहां लाखों की तादाद में लोग पड़े थे, रोते बिलखते। किसी का भाई नहीं मिल रहा था और किसी का बाप। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। उनको देखकर मैं अपना रोना भूल गया। भूख के हमारे पीठ से चिपक गई थी, लेकिन आवाज कण से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। कभी अपने छोटे भाई बहनों को देखता और कभी अपने वालिद को, जो कातर निगाहों से अपने भूखे बच्चों को रोता बिलखता देख रहे थे। इतना बेबस पिता को मैंने कभी नहीं देखा था। घर पर अनाज से भरे गोदाम छोड़कर उन्हीं कपड़ों में जिन्हें पहनकर सोए थे भागना पड़ा था। रात घेराई थी। हमारे वालिद साहब लाइन में लगकर कुछ खाने के लिए ले आए थे। सब बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रहकर नीचे जमीन पर पड़े आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह बेटे के करहाने की आवाज सुनकर नींद टूटी और देखा रमेश, जिसकी उम्र 10 साल की थी, बुखार से तड़प रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे। क्या करें, किससे पूछें कि कोई डॉक्टर या वैद्य है यहाँ पर या नहीं। किसी तरह बेटे को उठाकर मिलिट्री कैंप की तरफ चले। वहाँ आर्मी वालों से गुहार लगाई, साहब मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, किसी डॉक्टर को बुलवा दीजिए। कब आंख लग गई। आर्मी वालों ने कहा, भाई कोई डॉक्टर तो नहीं है इस टाइम, तू ऐसा कर, ये बुखार की गोली है, इसे अपने बच्चे को दे दे। गोली लेकर आर्मी वालों का लाख लाख शुक्रिया अदा करके मेरे वालिद साहब हमारे पास आए और रोने लगे। उनकी आंखों से वो बेबसी के आंसू देखकर मैं दिल महसूस कर रह गया और उन्हें देखकर कहने लगा, हे ऊपर वाले, क्या गुनाह हो गया था हमसे जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला भी बेबसी के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो भी कुछ सियासतदानों के सामने मजबूर हो गया था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के 2 टुकड़े करवा दिए और लाखों लोग मरवा दिए। 2 दिन के बाद रमेश का बुखार कुछ उतरा। फिर हम सब आगे की ओर चल पड़े, कभी किसी बैलगाड़ी पर, कभी किसी आर्मी के ट्रक में। करीब 2 दिनों के बाद हम एक शहर जिसका नाम रोहतक था वहां पहुंचे। रोहतक में एक भले मानस ने हमें एक मकान में शरण दी और कुछ राशन और सामान दिया। पिताजी ने प्रभु का लाख लाख शुक्राना किया कि कम से कम सर छिपाने की एक जगह देने के लिए ऊपर वाले ने एक फरिश्ता तो भेजा। माँ के हाथ के कंगन जो किसी तरह से बचाकर पाकिस्तान से ले आए थे, उन्हें बेचकर कुछ दिन तो गुजारा हुआ, पर जैसे जैसे पैसे खत्म होते जा रहे थे पिताजी भी चिड़चिड़े से होते चले जा रहे थे। रोज मुझे ही सुनना पड़ता था कि घर में सबसे बड़ा है तू, भाई कमाने क्यों नहीं जाता। और मैं सुबह ही घर से निकल जाता। कई दुकानों में गया, काम मांगने पर हर जगह से धुतकार मिली, अबे चल शरणार्थी, भाग यहां से। मैं दिल ही दिल रोता हुआ किसी पार्क में बैठ जाता और अपने पैदा होने को कोसता। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट आपको कल सुनाएंगे। अगर आपकी कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।